हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आ चुका है इनकम टैक्स के पार्ट नंबर 2 को लेके। माय डियर, लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक पढ़ा था इनकम टैक्स के बारे में, क्या है इनकम टैक्स, क्या होता है टैक्स, उसकी टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था। साथ साथ हमने बहुत कुछ पढ़ा था लास्ट क्लास में। आज एक समय आ चुका है उस क्लास के आगे प्रोसीड करने का। आज की क्लास में मेनली हम लोग 2 से 3 चीज सीखेंगे। स्टार्ट करेंगे आपको समझाना पहले बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम टैक्स है। बट एक बार बेसिस समझे उससे पहले हम उस टॉपिक पे ले चल रहे हैं आपको जिस टॉपिक पे लास्ट क्लास रुकी थी हमारी। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि जो इनकम टैक्स, जो भी आपके ऊपर टैक्स लगता है, ये टैक्स हमेशा 2 तरीके से लगता है आपका। दोनों चीजों को देखने के बाद ही टैक्स डिसाइड होता है। तो टैक्स रेट क्या रहेगा आपके ऊपर, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से लगता है और रिलेवेंट फाइनेंस एक्ट के हिसाब से लगता है। इसका मतलब ये समझो, आप सपोज करते हैं आपके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, आप कितना टैक्स पे करोगे इस बार। तो ये 2 चीजों पे डिसाइड हो रहा है आपका। पहला, जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में जो रेट्स लिखे जाते हैं हमारे, जैसे 2.5 लाख तक नेल है आपका, 2 लाख 2.5 लाख से 5 लाख तक ये है, 5 लाख से 10 लाख ये है। तो ये जो अपना रेट है वो अपना एक रेट होता है। क्लियर है बात? बिल्कुल। साथ साथ एक रेट, एक चीज और आपको समझना होता है, वो होता है एनुअल फाइनेंस एक्ट, जिसके बारे में मैं लास्ट क्लास में बात कर रहा था। हर साल हर बार बजट जब भी पेश होता है तो आपके फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा उस समय उस बार एक एक्ट मतलब टैक्स रेट के बारे में बातें कही जाती है। क्लियर बात? बिल्कुल। जैसे हम लोग फाइनेंस एक्ट भी कहते हैं। एक एग्जांपल को मैं समझाता हूं आपको। मान लेते हैं एक बार कि ये देखिए, ये बहुत खास है क्योंकि आप जब उसे समझ पाओगे तभी आप इस टॉपिक को समझ पाओगे बहुत अच्छे से। तो बहुत आराम से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत खास है आप सभी के बच्चे। तो अगर मैं बात करूं, मान लेता हूं कि मैंने इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बजट पेश किया अपना, और उस बजट के अंदर उन्होंने टैक्स के बारे में कुछ बातें कही कि आपसे ये रेट होगा, आपसे ये रेट होगा, आपसे ये रेट होगा, आपसे ये रेट होगा। तो बच्चे, क्योंकि उन्होंने फाइनेंस एक्ट में कहा है, उन्होंने बजट में कहा हुआ है, तो वो सिर्फ फाइनेंस एक्ट के लिए है, ना कि पूरे इनकम टैक्स के लिए। मैंने क्या कहा, रेट 2 तरीके से लगेगा। इनकम टैक्स एक्ट जो डिसाइड हुआ था 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, वो तो होता ही होता है। उसके साथ साथ ये जो फाइनेंस एक्ट है, समझाने के लिए मान लेते हैं कि इस बार इस 2024 के अंदर में फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा बजट पेश किया गया, उसमें उन्होंने टैक्स के बारे में बातें कहा। तो जो भी सर बात करेंगे वो फाइनेंस एक्ट मान लेते हैं, उन्होंने बात कहा 2024 में। 2024 में उन्होंने बात कहा, ये लागू किसके लिए होगा, ये लागू किस लिए होगा, ये लागू होगा आप सभी के लिए, ध्यान रखिएगा, ये लागू किस पे होगा। तो अगर फाइनेंस एक्ट 2024 है, ठीक है, करेक्ट बात, बिल्कुल। मुझे जरा बताओ प्रीवियस ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर होता है जिस साल हम पैसा कमाते हैं। सेक्शन नंबर किसमें डिफाइन किया गया है, सेक्शन 3 के हिसाब से। जिस साल हम पैसा कमाते हैं, अर्न करते हैं, उसे प्रीवियस ईयर कहते हैं। यानी ये कि 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक जो भी हम पैसा कमाएंगे वो प्रीवियस ईयर है। हम इस पे टैक्स का पे करते हैं बच्चे, हम टैक्स पे करते हैं अगले वर्ष, अगले साल, यानी असेसमेंट ईयर में हम टैक्स पे करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के हिसाब से। अच्छा, ये भी आप समझ लो पहले इनकम टैक्स एक्ट में डिविजन्स कैसे होते हैं। देखो, पहले आपके बच्चे एक्ट बनता है, एक्ट के अंदर में चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर्स के अंदर में सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस के अंदर में सब सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शन के अंदर में क्लॉज आता है, क्लॉज के अंदर में सब क्लॉज आपका आ गया, ऐसे चलता जाता है आपका। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के हिसाब से असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया गया। तो अगर मैं इस साल पैसा कमाया तो मैं टैक्स पे कब करूंगा, इसमें मैं टैक्स पे करूंगा 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 में मैं टैक्स पे करूंगा। तो इस साल पैसा कमाते हैं, सर टैक्स पे करते हैं। तो जो फाइनेंस है 2024 बना हुआ है बच्चे ना, ये इस बार के लिए, यानी इस असेसमेंट ईयर के लिए, यानी इसके लिए ये जो 24 में फाइनेंस एक्ट बनाया गया किसके लिए है, वो इस साल, यानी जब आप इस बार टैक्स पे करोगे बच्चे तो आप इसके हिसाब से करोगे, इसके हिसाब से। इसका मतलब अगर मान लेते हैं 2025 में फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा बजट पेश किया गया, उन्होंने कोई बात रखी कि आपसे ये रेट ये होगा, इसका मतलब वो कि आप भैया इस साल जो भी पैसा कमाने वाले हो इस साल में, यानी आपको जो प्रीवियस ईयर होगा 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक, और असेसमेंट ईयर जहाँ इस पे टैक्स जब पे करोगे 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027 में, इस बार के लिए 2025 का बनाया गया फाइनेंस एक्ट इस साल लागू होगा। बात समझ गए क्या? बिल्कुल सर। तो ये बात बहुत खास है आप सभी के लिए। अब आइएगा बच्चे, समझते हैं यहाँ पे तो जो भी आपका टैक्स लगता है वो इसके और उसके हिसाब से लगता है।
आइएगा फटाफट पढ़ते हैं बेसिस ऑफ चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स क्या होते हैं हमारे। इनकम टैक्स इज एनुअल टैक्स ऑफ इनकम। इनकम टैक्स किस पर लगता है, तो आप जो पूरे साल भर में पैसा कमाते हो, आप जो पूरे साल पूरे ईयर में आप जो पैसा अर्न करते हो बच्चे, उसी के ऊपर आपका इनकम टैक्स लगता है। सेकंड पॉइंट पढ़िए फटाफट क्या लिखा गया है। सेकंड पॉइंट लिखा गया आप सभी के लिए, इनकम ऑफ प्रीवियस यानी जो पिछले साल आपने पैसा कमाया था इस टैक्सेबल इन द नेक्स्ट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। आप जो पिछले साल पैसा कमाए हो उस पे टैक्स कब लगेगा, उस पर टैक्स लगेगा अगले साल के असेसमेंट ईयर पर टैक्स लगेगा। किस रेट पे लगेगा बच्चों को मैंने क्या समझाया, किस रेट पे टैक्स लगेगा, एट द रेट्स और रेट एप्लीकेबल टू दैट असेसमेंट ईयर। उस क्या समझा आपने, किस पे टैक्स लगेगा, आपका टैक्स लगेगा कि जो रेट डिसाइड हुआ था उस साल के असेसमेंट ईयर के लिए। मैंने जो क्या समझाया, 25 में अगर बना रहेगा तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा हमारा 2026, 1 अप्रैल 26 से लेके 31 मार्च 27, यानी ये इसका रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है। तो जो भी आपका टैक्स लगेगा प्रीवियस में जो आपने कमाया वो लगेगा अगले असेसमेंट ईयर में लगेगा, और रेट कैसा होगा, रेट डिसाइड होगा उस बार का फाइनेंस, उसका जो रिलेवेंट फाइनेंस एक्ट होगा उसके हिसाब से लगेगा। क्लियर है। हालांकि इसमें कुछ हमारे एग्जेप्शंस भी होते हैं, फिलहाल भी मैं नहीं जा रहा हूँ। टैक्स रेट आर फिक्स्ड बाय, टैक्स रेट को फिक्स कौन करता है बच्चे, टैक्स रेट को एनुअल फाइनेंस एक्ट द्वारा फिक्स किया जाता है हमारा। अच्छा टैक्स किस पे लगता है हमारा, तो टैक्स इज चार्ज्ड ऑन एवरी पर्सन। इनकम टैक्स के अंदर में जो टैक्स लगता है बच्चे वो सभी पर्सन पे लगता है। अच्छा अब थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे कि सर ये पर्सन कौन होते हैं हमारे, ये पर्सन कौन होते हैं बच्चे। इनकम टैक्स के हिसाब से सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के हिसाब से, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के हिसाब से हमारे 7 तरीके के पर्सन होते हैं। कितने तरीके के हमारे पर्सन होते हैं बच्चे, हमारे टोटल 7 तरीके के हमारे पर्सन होते हैं। ध्यान रखिएगा हमारे सर कौन कौन से पर्सन होते हैं बच्चे। पहला हमारा आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब हम और आप जैसे ह्यूमन बींग्स, ठीक है। दूसरे नंबर हमारे आते हैं बच्चे एचयूएफ। एचयूएफ कौन होते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बच्चे ध्यान रखना आप सभी, बहुत खास बात है, बुक्स में आपको नहीं मिलेगा जो चीज मैं बता रहा हूँ आपको। एचयूएफ के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर में जो एचयूएफ हमारे हैं इसके अंदर में कौन आते हैं, हिंदू होंगे, सिख होंगे, जैन होंगे, बुद्धिज्म। अगर आप ये 4 में आते हो तो ही आप एचयूएफ में आओगे। कौन, हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिज्म। इसमें कौन नहीं आते हैं बच्चे, तो ध्यान रखिए क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एचयूएफ। ध्यान रखिएगा, क्लियर बात, बिल्कुल सब बातें बहुत अच्छे से आपको समझनी है इनकम टैक्स के अंदर, क्योंकि सब चीजें मेनली आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, बट आप जब भी आप कहीं भी पढ़ रहे हो बहुत इन डेप्थ पढ़ना है आपको, इनकम टैक्स को समझना है तो अच्छे से। तो ये बात क्लियर हो गया। अच्छा एक बात और, आप जानते हो ना एचयूएफ के अंदर हमारे एक वो होता है आपका, एचयूएफ के अंदर में 2 हमारे पार्ट होते हैं, होता है मिथकाभास और ये क्या होता है बच्चे आपका दयाभास। जानते हो क्या होता है, आपने ये जानते हो मिथकाभास मतलब क्या होता है आपका, यानी जब जन्म लेते ही आप अगर मेंबर बन गए तो आपसे कहते हैं मिथकाभास। और अगर ऑन द डेथ ऑफ फादर, यानी कि जो फादर के डेथ होने पे आपको अगर मेंबर से मिलती है तो आप इसे बोलते हो दयाभास। अच्छा ये दयाभास कहाँ चलता है, दयाभास बच्चे हमारे असम में चलता है, वेस्ट बंगाल में चलता है, और हमारा ये कुछ पार्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के वहां पे चलता है, एंड द रेस्ट ऑफ द इंडिया में मिथकाभास चलता है। क्लियर है बात, बिल्कुल सब। आइए बच्चे तीसरे पर्सन कौन हमारे आते हैं, तीसरे के अंदर में कंपनीज हमारे आते हैं। तीसरा पर्सन कौन होता है, कंपनी होती है। चौथा बच्चे आपका ये फर्म हो गया, फर्म हो गया। अच्छा बच्चे फर्म के अंदर में एलएलपी भी आता है। एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एक्ट क्या है बच्चे 2008 इसका एक्ट है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, बाद में कभी आएंगे। तो फर्म हमारा हो गया, ठीक है। अच्छा एओपी और बीओआई, एओपी और बीओआई हो गया। 6 हो गया बच्चे लोकल अथॉरिटी, 6 कौन हो गया हमारा लोकल अथॉरिटी। और 7वां हो गया बच्चे एजेपी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सर फटाफट बताइएगा एओपी और बीओआई क्या होता है। एओपी मतलब बच्चे होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अच्छा ये क्या पर्सन, ये क्या पर्सन, ये क्या एक पर्सन, ये क्या एक पर्सन। इनकम टैक्स इनकम ये सभी क्या अलग अलग पर्सन है, बिल्कुल। लेकिन जब हम 2 पर्सन को मिलाते हैं, यानी कि इंडिविजुअल और एक फर्म मिल जाए तो आप बोलोगे वो एओपी है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब ये जो पर्सन दिखाई दे रहे हैं आपको, इनका ग्रुप होना। एसोसिएशन मतलब बच्चे ग्रुप, इनका जब ग्रुप होता है तो उसे कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बात समझ गए क्या, बिल्कुल। यानी अगर मैं कहूँ एक एचयूएफ और कंपनी मिलकर काम करेंगे तो आप क्या बोलोगे इनकम टैक्स के अंदर में, वो क्या है सर, वो एओपी है। क्या बोलोगे आप, एओपी है वो।
अच्छा BOI क्या होता है बच्चे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी जब दो इंडिविजुअल्स मिले, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं, मैं और आप मिलकर एक साथ करेंगे काम, तो हम लोग किस में आएंगे, हम लोग BOE में आएंगे। अलग अलग करोगे तो इंडिविजुअल में, बट अगर हम आप दोनों ह्यूमन बींग्स ही है ना, हम दोनों कौन थे, इंडिविजुअल थे, हम आप मिलकर करेंगे तो BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में। आगे बात करते हैं बच्चे लोकल अथॉरिटी, जानते हो क्या होता है लोकल अथॉरिटी, बताएंगे होती नहीं आप सभी को। AJP क्या होता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यानी जो ऊपर की चीजों में नहीं आया ना कहीं पे हमारे, वो चले जाएंगे AJP में, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में हमारे वहां पे चले जाएंगे। तो ये सभी हमारे पर्सन है, तो टैक्स लगता है सभी पर्सन पे लगता है, ध्यान रखिएगा सभी पे लगेगा, कोई छूटेगा नहीं भैया। भैया देखो टैक्स देना सभी से, किसी को छोड़ना नहीं टैक्स में। आगे बढ़िए बच्चे, क्या लिखा गया आपके यहाँ पे, अगला पॉइंट देखिए क्या कर रहा है आपका यहाँ पे, द टैक्स इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दैट, यानी कि जो टैक्स लगेगा आपका वो टोटल इनकम पे, हर पर्सन के टोटल इनकम पे टैक्स लगाया जाता है आपका हमेशा। इनकम टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट द सोर्स और पेड इन एडवांस एज प्रोवाइडेड इन द ऑफ द इनकम टैक्स। बच्चा आप आगे जाके चैप्टर्स में पढ़ोगे कि जो इनकम टैक्स होता है ना, उसके अंदर में हमारा आता है TDS का कॉन्सेप्ट आता है। TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। देखो बच्चे पहले क्या होता था ना, मैं समझाता हूँ आपको। अब मान लेते हैं गवर्नमेंट को सभी से टैक्स लेना होता है, बिल्कुल सर। अब मान लेते हैं एक कंपनी के अंदर में 500 एम्प्लॉइज काम करते हैं, 500 एम्प्लॉइज काम करते हैं। भाई जब 500 लोगों से टैक्स लेना है, अब उसमें 10-15 दिमाग लगा देते हैं, वाले गायब हो जाते हैं, टैक्स मिल नहीं पाता गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट कहती है ओ हमसे चालाकी कर लो। अब ऐसा करते हैं, TDS का कॉन्सेप्ट ले आते हैं। TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी जो इन 500 लोगों एम्प्लॉय को पैसा दे रहा है ना, हम उसी से पैसा काट लेंगे, और उनसे कहेंगे कि देखो भैया हम तुमसे काट ले रहे हैं, अब तुम पैसा काट के देना अपने एम्प्लॉइज को। TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जहां से पैसे का ओरिजिन है, जहां से पैसा मिलता था वहीं पे टैक्स मार दो, वहीं पे टैक्स लगा दो कि भैया वहीं से टैक्स कट जाएगा। अब टैक्स काट के आप भैया टैक्स तो हमने काट दिया है ना, अब आप पैसा बांट दो, हम एम्प्लॉय से मांगने नहीं जाएंगे। TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब बाद में चैप्टर्स पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत आसान चैप्टर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट लास्ट में आगे देखिएगा। और पेड इन एडवांस वही बात हमारा होता है, ठीक है ना। TDS होता है, TCS का कॉन्सेप्ट होता है, हमें देना पड़ता है, हम एडवांस में टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट। बताओ हम टैक्स एडवांस में, हम पैसा कमाएंगे नहीं साल भर में, लेकिन हम टैक्स पहले पे कर देते हैं। सर ऐसा कैसे, ऐसा होता है इनकम टैक्स के अंदर में, कैसे होता है, क्यों होता है, किस रेट पे हम टैक्स पहले पे कर दे सरकार को, ये हम लोग बाद में देखेंगे, आज इसको फिलहाल कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये बात के चैप्टर्स हमारे हैं, ठीक है। ये तुम्हारे 6 पॉइंट्स थे बच्चे जिसकी बेसिस पे टैक्स लगता है हमारा। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं यहाँ पे। अगला टॉपिक है हमारा चार्जेस ऑफ टैक्स। बहुत ही क्विकली रिपीट करें, बहुत क्विकली से समझेंगे आप हम लोग। देखिए टैक्स लगता है कैसे, उसका एक प्रोसीजर क्या होता है कैलकुलेशन करने का या समझने का भी। तो एक बार पचास रीड करेंगे, बहुत क्विकली रीड करेंगे, आगे जाके ये सभी चैप्टर्स हैं, यहाँ जितने भी नाम मैंने लिखे हैं ना बच्चे, सभी चैप्टर्स हैं इनकम टैक्स के अंदर में जो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। तो देखो पहले क्या, हमारे पांचों हेड्स, चार्जेस कैसे होता है टैक्स के, पांचों हेड अब जानते हो, 5 हमारे हेड होते हैं। सैलरी हेड हो गया, PGBP हो गया, आपका कैपिटल गेन हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, जितने हमारे पांचों हेड हमारे अदर सोर्सेस हो गए, तो पांचों हेड को जोड़ते हैं यहाँ पे। फिर उसमें क्या करते हैं बच्चे, उसमें हम क्लबिंग इनकम की क्लबिंग करते हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम मतलब क्या होता है बच्चे, हम बहुत बार कोशिश करते हैं कि हम टैक्स को बचा लें। हम टैक्स को बचाने का मतलब क्या होता है ना, अब जैसे सपोज करते हैं कि मान लेते हैं, आप जानते हो ना ITR फाइल करने की डेट क्या थी, 31 जुलाई थी। अब जानते हो ITR फाइल करने की डेट 31 जुलाई थी। आपको पता चला कि कल के दिन में या कल आपको टैक्स देना है, पता चला आपको, ठीक है, आपने चालाकी किया, आपको पता चला कि भैया वो कल हमारे पर रिपोर्ट बैठेगी, ओके, आपने चालाकी क्या किया आपने टैक्स लगने से ठीक पहले आपने 10 लोगों के बीच में इस पैसे को डिवाइड कर दिया, बांट दिया। ऐसे लोगों को बांट दिया जिनकी इनकम 2.5 लाख से नील है या 3 लाख से नील है, जो इस रेट के अंदर में आते हैं नहीं कि उनको टैक्स देना पड़ेगा, आपने उनको दे दिया। अच्छा फायदा हुआ आपका, फायदा क्यों हुआ, जब आपने 10 लोगों को बांट दिया और कहा भैया कल हमारे पास जांच बैठेगा, आज ऐसा कुछ पैसा आपके अकाउंट में डाल दे रहे हैं, एक बार जांच हो जाएगा तो मेरा पैसा मुझे वापस कर देना। वाह क्या बात है,
तो इसे क्या कर दिया गया, बांट दिया गया लोगों के बीच में। बिल्कुल गवर्नमेंट को पता चला, ओ अच्छा ऐसा तुम ऐसा करते हो, ओके ओके नो डाउट। तो गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट लाया जिसे कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। अब पता चल जाए गवर्नमेंट को कि भैया तुमने इस पैसे को ऐसे ऐसे बांटा है, तो परेशान मत होना, हम जहां जहां तुमने इस पैसे को बांटा था ना, हम सभी के पैसों को इकट्ठा करेंगे और आप में ही जोड़ देंगे क्लबिंग ऑफ इनकम, यानी कि पैसा जो आपने बांटा लोगों के बीच में ना, ऐसा करके। देखिए ये तो मैं एग्जांपल दिया, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम के। तो उन पैसों को जोड़ देने के पार्ट को कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। तो जो पैसा कमा रहे हो उसमें हम क्लबिंग ऑफ इनकम को भी जोड़ेंगे। सेट ऑफ लॉस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस होता है। सरकार कहती है भैया तुम ज्यादा पैसा कमाते हो तो हम तुमसे टैक्स लेते हैं, अगर तुम्हारा नुकसान होगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे। वाह, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर ज्यादा पैसा कमाते हो तो हम तुमसे टैक्स लेते हैं, तो परेशान मत होना यार। जिस दिन तुम्हारे ऊपर लॉस, जिस दिन तुम्हारी बिजनेस में जब भी तुम्हारे ऊपर लॉस आएगा ना, तो हम तुम्हारे लॉस में तुम्हारा साथ देंगे। इसे कहते हैं बच्चे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। अब क्या होता है बाद में समझेंगे, चैप्टर्स हैं, जब भी एक चैप्टर्स में समझेंगे, ये चैप्टर हमारा है। इसको जोड़ के बनता है ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से माइनस कर देते हैं बच्चे डिडक्शन को। डिडक्शन क्या होता है, अब अलग अलग तरीके के डिडक्शंस मिलते हैं इनकम टैक्स के अंदर में, एटीसी से एटीयू तक डिडक्शन मिलता है। जब ये एक चैप्टर है, बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत आराम से चलेंगे इसको, ठीक है। फिर आपका आता है इनकम, उसमें मल्टीप्लाई करते हो टैक्स रेट को, फिर आपका आता है इनकम टैक्स, और फिर आप अंदर से रिबेट मिलता है आपको 87A का। थोड़ा सा समझना जरूरी है, थोड़ा सा समझना जरूरी है रिबेट क्या होता है, थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है बच्चे आप सभी को कि रिबेट क्या होता है। 87 रिबेट क्या होता है हमारा, देखिएगा 87A का। बहुत खास बात है, ध्यान समझिएगा, बुक्स में आपको चीज यदि नहीं मिलेंगी, बहुत आराम से समझिएगा। रिबेट 87A का क्या होता है। रिबेट 87A का मिलता है अगर आप दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। क्या क्या करते हो, पहला अगर आप इफ यू आर रेसिडेंट इंडिविजुअल, क्या हुआ, अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल, देखो बच्चे इंडिविजुअल बहुत होते हैं हमारे, इंडिविजुअल बहुत होते हैं हमारे, इंडिविजुअल हमारे क्या होते हैं बच्चे, बहुत होते हैं ना। लेकिन जब हम बात करते हैं रेसिडेंट इंडिविजुअल, यानी बच्चे जब हम बात करते हैं रेसिडेंट इंडिविजुअल की हम बात करते हैं, यानी कि अगर आप क्या हो, रेसिडेंट इंडिविजुअल हो। मैंने क्या कहा, इंडिविजुअल बहुत तरीके हो सकते हैं हमारे, लेकिन रेसिडेंट अब एक कंडीशन होता है रेसिडेंट इंडिविजुअल होने का, जिसमें बाद में समझेंगे। तो अगर आप आज इतना बस समझो कि दो कंडीशन, अभी क्या होता है रेसिडेंट इंडिविजुअल, बाद में समझेंगे उसको। तो इफ यू आर, अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, और साथ साथ दूसरा कंडीशन, अगर आपकी इनकम, अगर आपकी टोटल इनकम बच्चे, अगर आप टोटल इनकम सभी डिडक्शंस को देने के बाद, एटीसी से एटीयू के डिडक्शंस को देने के बाद, अगर आपकी टोटल इनकम सभी डिडक्शंस को देने के बाद 5 लाख एक्सीड नहीं करती है, तो आपको मिलेगा रिबेट 87A का। तो दो कंडीशंस क्या थे 87A का, कब मिलता है 87A का डिडक्शन, इफ यू आर, अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, और अगर आप की टोटल इनकम डिडक्शंस को देने के बाद 5 लाख एक्सीड नहीं करेगी, तो बच्चे हम आपको देंगे रिबेट 87A का देंगे। कितना सा रिबेट मिलता है, कितना रिबेट मिलता है बच्चे, 2500 का रिबेट मिलता है। कितना, 2500 का। अब बहुत याद, तो ये टॉपिक मजा तब आएगा ना जब हम लोग समझेंगे क्लास में, जब हम लोग जब इसको हम लोग क्लास करेंगे अपनी, इसकी जब अपनी क्लास स्टार्ट होगी अपनी, तो उसको जब हम न्यूमेरिकल में समझेंगे ना, तो एक गजब का टॉपिक है 87A का कैसे मिलता है, बहुत गजब का टॉपिक है। क्योंकि जब हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं कि यार इनकम टैक्स कितना बन रहा है ना, तो पता चलता है कि इनकम टैक्स तो इतनी थी, इतनी बन गई, पता चलेगा निल बन गया, तो उसको बाद में समझेंगे जब क्लास में जाएंगे तब। तीसरी बात करते बच्चे, आप ये अपना हो गया, ठीक है। फिर आप इसमें आपको रिबेट मिल गया, टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। फिर आपके बच्चे आता है एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चे, सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है सर, सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स, सरचार्ज। ओहो, यानी टैक्स तो था आपके ऊपर चार्ज तो लग रहा था, लेकिन जब आपके ऊपर इसी चार्ज के ऊपर, यानी जो टैक्स लग रहा है ना, इसी टैक्स के ऊपर दोबारा टैक्स लग जाए बच्चे, इसे कहते हैं सरचार्ज। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सरचार्ज। अब देखो बच्चे, सरचार्ज के अंदर में अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, अलग अलग हमारे रेट होते हैं सरचार्ज के अंदर में। बहुत क्विकली समझते हैं सरचार्ज के बारे में। कुछ अमेंडमेंट भी किया गया अभी फाइनेंस एक्ट जो आया था हमारा, फाइनेंस एक्ट में मैंने क्या कहा, फाइनेंस एक्ट समझना बहुत जरूरी है। आपको जो बजट पेश होता है आपके रिलेवेंट है फाइनेंस एक्ट, बहुत अच्छे से फाइनेंस एक्ट को समझना। जो भी आपका फाइनेंस एक्ट आता है हर साल जो आता है, इनकम टैक्स वाला तो ठीक है भैया, जो बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, यू आर वेरी गुड।
लेकिन भैया जो हर साल का जो फाइनेंस एक्ट आ रहा है हमें उसे भी समझना बहुत जरूरी होता है। तो इस बात को जो फाइनेंस एक्ट आया था 2024 का, क्योंकि मैं जिसमें वीडियो को शूट कर रहा हूँ वो फाइनेंस एक्ट आ चुका है 24 का। आप जब भी इस वीडियो को देखोगे तो आपको उस साल का फाइनेंस एक्ट देखना पड़ेगा। तो फाइनेंस एक्ट इस बार फाइनेंस एक्ट में थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो मैं इसको मान लेता हूँ पहले जो चला आ रहा था और ये आज अब नया लागू हो गया सरचार्ज लेकर। सरचार्ज होता है क्या है, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था और ऊपर टैक्स। तो अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख देखिए सॉरी 50 लाख के नीचे है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से नीचे है तो आपके ऊपर कितना टैक्स लगता था, सरचार्ज नील। लेकिन अगर आपकी इनकम टोटल इनकम अगर आपकी 50 लाख से 1 करोड़ तक थी तो पहले लगता था 10% का सरचार्ज, अभी भी लगेगा 10% का सरचार्ज। ओके फाइन सर। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ तक थी तो पहले सरचार्ज था 15% का, सेम अभी भी 15% सरचार्ज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चे। लेकिन अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ तक थी तो सरचार्ज लगता था, इन दोनों को जोड़ दो 25% लगता था, दोनों को जोड़ दो 25% लगता था। पहले भी यही था, अभी भी यही है। तो सर ये आप बता ही रहे हैं जब पहले ही और अभी दोनों सेम है, तो वेट करो। अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा थी तो पहले सरचार्ज था 37% का, लेकिन अब चेंज हो गया और अब है 25% का। यानी कि अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो भैया 25% सरचार्ज लगेगा। ये न्यू टैक्स के अभी जो फाइनेंस एक्ट आया उसके हिसाब से। देखो बच्चे इनकम टैक्स जब भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, कैसे ही पढ़ो, आप बहुत खास तरीके से पढ़ना कि जब कैलकुलेशन करोगे तो इसमें इन एक्ट्स को ध्यान से इन अमाउंट को ध्यान से निकालना होता है। अदरवाइज क्या होगा ना, क्वेश्चन हो जाएगा गलत, आप करके आओगे पूरा नंबर मिलेगा नहीं आपको। ये बात क्लियर है क्या? बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके टोटल हमारा हो गया, फिर एजुकेशन सेस मिलता है 4% का, पहले 3% था 4% हो गया। ठीक है, काफी लंबे समय से 4% चला रहा है, पहले 3% हुआ करता था। ठीक है, जब हम लोग थे तब। फिर आगे बात करते हैं रिलीफ मिलता है 89 का। सर रिलीफ क्या होता है? रिलीफ देखो बच्चे 89 का रिलीफ क्या करता है, रिलीफ करता है ना कि अगर आपको कभी सपोज करते हैं ऐसा केस आ गया जब आप कहते हो भैया कि अगर मुझे इनकम ये पहले मिली होती तो मुझे कम टैक्स रेट देना पड़ता, आज इनकम देना पड़ रहा, ज्यादा मुझे रेट देना पड़ रहा है, तो आपको रिलीफ मिलेगा। सर समझ में नहीं आया? थोड़ा सा एग्जाम्पल दीजिएगा। आपने काम किया, सपोज करते हैं आपने कहीं जॉब किया था 2015 में, ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल। आपको उस समय आपके एम्प्लॉय, आपके बॉस को आपको सैलरी देना चाहिए था, हाँ सर देना चाहिए था, उसने दिया नहीं और आपको सैलरी दे रहा 2024 में, अब सैलरी दे रहा है। अब बताओ टैक्स कब लगेगा? टैक्स कब लगेगा जब आपको पैसा मिला। बिल्कुल सही बात है। अब आप बोलोगे कि देखो भैया, गवर्नमेंट को बोलोगे देखो भैया ये हमारी गलती नहीं है, अगर तुमने हमें 2015 में पैसा दे दिया होता तो मुझे उस समय कम रेट, क्योंकि 2015 में तो रेट कम ही था, हमेशा रेट पहले कम, रेट आगे बढ़ता जा रहा है, रेट बढ़ता जा रहा है। आपने कहा देखो भैया अगर मुझे पहले पैसा मिल गया होता तो मुझे कम रेट देना पड़ता, आज मुझे पैसे मिला ज्यादा रेट देना पड़ा, इसमें हमारा तो नुकसान हो गया। तो गवर्नमेंट बोलती है आप परेशान क्यों हो यार, परेशान मत हो, आपको हम रिलीफ देंगे 89 का। ये होता है रिलीफ जब ऐसा केस आता है हमारा। फाइन। फिर टैक्स लायबिलिटीज में से माइनस करते हैं, इंटरेस्ट जोड़ता है, पेनल्टी जोड़ता है, प्रीपेड टैक्स माइनस करते हैं, ये सब कुछ हमारा होता है। सब अदर चैप्टर्स है जो हम आगे रह के पढ़ेंगे माय डियर। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पार्ट माय डियर। आपसे रिक्वेस्ट है अगर किसी कोई स्टूडेंट है जो इंक्वायरी कर रहा है क्लासेस को लेके, तो यहाँ पे एक मेल मैंने दिया हुआ है, आप इस पे मेल कर सकते हो। बाकी कोई डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।